हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। अभी लॉकडाउन के कारण आपका सिलेबस है वो CBSE की तरह 40% कम करने के लिए राजस्थान सरकार और बोर्ड सोच रहे हैं। तो ये अपना 5वां चैप्टर मैं आज शुरू करने जा रही हूँ। इनमें से कोई चैप्टर कट हो जाता है तो वो अपना दुर्भाग्य है। अगर आगे वाले चैप्टर में से कोई चैप्टर कट होते हैं तो ये अपना सौभाग्य रहेगा कि हम जो पढ़ के आए हैं वो हमारे बचे हुए हैं। तो इस 5वें चैप्टर का नाम है मृदा विक्रिया, यानी सोयल रिएक्शन। क्या नाम है? सोयल रिएक्शन। तो मृदा विक्रिया क्या है? मृदा विक्रिया क्या है? मृदा विक्रिया मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के मध्य वह संबंध है जो ये निर्धारित करता है कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, जो मृदा पीएच के द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मृदा विक्रिया का अभिप्राय मृदा विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता से है। मृदा विलयन में विभिन्न तत्व आयन के रूप में रहते हैं। मृदा के विलयन में मिट्टी में घुले रहते हैं या जल में घुले रहते हैं। तो दोनों के ही कारण क्या होगा? विलयन होगा। दोनों के कारण ही विलयन। अब दूसरा है अम्लीय आयन H+ NO3- SO4- 2 आदि, और क्षारीय आयन होंगे वो हैं OH- कैल्शियम +3, मैग्नीशियम +3, सोडियम +1 और पोटेशियम +1। ये हैं अपने क्षारीय आयन। मृदा विलयन में ये आयन उपस्थित होते हैं जब मृदा कोलाइड पर H आयन का सांद्रण OH आयन के सांद्रण की अपेक्षा अधिक हो जाता है। H आयन का सांद्रण OH से ज़्यादा हो गया तो हम उसको बोलेंगे अम्लीय या एसिडिक, और OH आयन का सांद्रण जब H आयन के सांद्रण से अधिक हो जाता है तब मृदा की अभिक्रिया हो जाएगी क्षारीय या बेसिक। क्षारीय या बेसिक। H आयन और OH आयन मृदा कोलाइड पर समान संख्या में होने पर ये मृदा विक्रिया कैसी होती है? उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है। उदासीन या न्यूट्रल। अब है कोई भी, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं अम्लीय और क्षारीय और उदासीन, इन माध्यमों को, अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम है या उदासीन माध्यम है, तो इन माध्यमों को मापने के लिए हम जिस स्केल को काम में लेते हैं उसको कहते हैं पीएच स्केल। ये हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था, पीएच स्केल। मृदा पीएच शुद्ध जल विद्युत कुचालक होने से एक निर्बल विद्युत विश्लेषण होता है या इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी शुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक होता है, तो इसको कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघटय या निर्बल विद्युत विश्लेषक। साधारण ताप पर इसका विघटन अल्प मात्रा में होता है।
जब ताप कम होता है या साधारण टेम्परेचर होता है या वायुमंडलीय टेम्परेचर होता है, उस समय इसका विघटन भी कम होता है जल का, जिसे हम अभिक्रिया से दर्शा सकते हैं कि H2O। और अभिक्रिया कैसी है? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, दोनों साइड में तीर होगा इसमें। तो एक समय में अगर अभिक्रिया होती है तब तो जल अपघटित होकर के H+ आयन और OH- आयन बनाता है, और जब इधर आयनों की संख्या अधिक हो जाती है तो वापस H+ आयन और OH- आयन मिलकर के क्या बनाते हैं? अपना जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार, जो द्रव्य अनुपाती क्रिया है उसके अनुसार ये अपनी अभिक्रिया है, और द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार अपना H आयन का सांद्रण, किसका? जो उत्पाद है ना, उत्पाद का, तो H आयन का सांद्रण गुणा OH आयन का सांद्रण गुणा, और नीचे क्या जाएगा? क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक का सांद्रण। तो अपघटित H2O का सांद्रण H आयन गुणा OH आयन का सांद्रण और बटा अविघटित H2O का सांद्रण, और ये बराबर होता है कि स्थिरांक के। किसके होता है? एक स्थिरांक के। और उस स्थिरांक को हम क्या कहेंगे? उस स्थिरांक को हम कहेंगे K। क्या कहेंगे? K। वो स्थिरांक है अपना K। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H+ आयन की सांद्रता बटा OH आयन की सांद्रता। अब जो बड़ा कोष्टक लग रहा है आगे अपना, बड़ा कोष्टक लग रहा है ये ऐसे, जैसे यहाँ करूँ मैं ऐसे, H आयन की सांद्रता प्लस OH आयन की सांद्रता, तो ये बड़ा कोष्टक है, ये सांद्रता को दर्शाता है। और बटा नीचे क्या आएगा? HOH, और ये बराबर किसके है? K के। तो कोष्टक में लिखी उन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। कोष्टक में आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं ये H और OH और HOH। यहाँ पर K एक स्थिरांक है जिसको हम विघटन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? K को विघटन स्थिरांक। एक निश्चित ताप पर अविघटन या बिना विघटित हुए अणुओं की सांद्रता है वो हमेशा स्थिर रहती है। विघटन जब नहीं होता है तब सांद्रता क्या रहती है? स्थिर रहती है। अब ये है K2 बराबर क्या हो गया? H2O, H+ आयन और OH आयन की सांद्रता का गुणनफल। दोनों की सांद्रता का, जैसे यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या निशान है? गुणा का, गुणनफल। अब H2O, KH2O, इसको हम KW भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाटर का क्या है ये? विघटन स्थिरांक, तो KW। अब ये KW किसके बराबर है? जल है, जल का विघटन क्या है? H+ आयन और OH, तो इधर कर देंगे H और OH, दोनों की सांद्रता का गुणनफल। दो स्थिरांक का गुणा भी स्थिरांक होता है। जल में उपस्थित H+ आयन तथा OH आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहेंगे इसको। और उसको हम किससे दर्शाते हैं? KW से। जो K2H2O था, इस पूरे K2H2O को हमने किस में बदल दिया? KW में। निश्चित ताप पर इसका मान स्थिर होता है। प्रयोगों से पता लगाया गया कि KW का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1×10⁻⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर, 1 लीटर में 1×10⁻14 ग्राम। शुद्ध पानी में H+ आयन और OH आयन की संख्या बराबर होती है, इसलिए दोनों की सांद्रता 1×10⁻⁻7 अथवा इसको हम ये कह सकते हैं 0.000001 ग्राम, यानी 7 पावर का मतलब क्या हुआ? पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं?
6 जीरो, और छठा अंक क्या हो जाएगा अपना, ये 1, नहीं सातवां अंक, सॉरी, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और सातवां हो गया 1। तो इतने ग्राम आयन प्रति लीटर होते हैं, या तो 10⁻⁷ या 0.0, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे, 1/, कितना लिखेंगे, 1/, 1 2 3 4 5 6 ये लिखेंगे, और फिर 1 में इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0000001, 6 जीरो, 6 जीरो और 1, तभी तो 7 संख्या बनी है। यदि एच आयन की सांद्रता 10⁻⁷ ग्राम आयन्स प्रति लीटर से अधिक होंगी तो विलयन होगा अम्लीय, तथा कम होने पर विलयन होगा क्षारीय। अगर किसी एच आयन की सांद्रता 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर से ज़्यादा है तो विलयन होगा अम्लीय। ज़्यादा का मतलब यही हुआ कि माइनस की घात है वो कम हो जाएगी, और अगर कम है तो विलयन होगा क्षारीय। तो हम ये कह सकते हैं कि एच आयन और ओ एच आयन दोनों की ही कितनी है, 10⁻⁷, 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ और 7 जुड़ जाएंगी तो कितनी हो गई, -14। और ये कब है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर मानना है उस पे है। तो विलयन के 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 1 13 और 1 14, तो पॉइंट के बाद 13 जीरो और 1, 14 डिजिट हो गई टोटल। ये ग्राम आयन प्रति लीटर हैं, ग्राम आयन प्रति लीटर हैं। वैज्ञानिक SPL सोरेनसन, नाम क्या है, SPL सोरेनसन। अब ये वैज्ञानिक का नाम हमें याद रखना है, क्या है, सोरेनसन, वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। SPL सोरेनसन ने कितने में, 1909 में किसी विलयन के एच आयन सांद्रण को ग्राम आयन प्रति लीटर में व्यक्त किया, किसमें किया, ग्राम आयन्स प्रति लीटर में, और ये 10 की ऋण घात को धन मान देकर प्राप्त किया जाता है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव वैल्यू देकर के। 10 की पावर कितनी है, ये 10 की पावर n, -n, 10 की पावर -n। यह एच आयन एक्सपोनेंट सिंबल pH से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा के रूप में हम pH किसको कहेंगे, pH किसको कहेंगे, हम कहेंगे pH बराबर होता है -log एच आयन की सांद्रता, इसको कहेंगे। तो अभी हमें इसको परिभाषा को भी रटने की ज़रूरत नहीं है कि किसी विलयन की pH उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम लघुगुणक के रूप में होता है, या हम यूँ कहें pH होता है -log एच आयन की सांद्रता। तो एच आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को हम pH कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परिभाषा। अब है अगला है अपना ये वाला। अभी देखो इसमें, सॉरी, ये यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ है
pH बराबर log pH बराबर log 1/HIN, क्योंकि उसको हमने किस में किया, धन में। तो पहले वो किस में था, माइनस log था, और अब कर दिया log 1/HIN की सांद्रता। और जब इस H को हम ऊपर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका pH बराबर, क्या हो जाएगा, pH बराबर माइनस log H, pH बराबर माइनस log H। किसने दिया ये, सबसे पहले सोरेनसन ने। क्या नाम है वैज्ञानिक का, SPL सोरेनसन, SPL सोरेनसन। जहाँ पर P पोटेंज जीमेन पावर, P का मतलब क्या है, पोटेंज यानी जीमेन पावर को प्रदर्शित करता है P, जो लघु गुणक है। दूसरे शब्दों में P को पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है, जो हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। H+ आयन हाइड्रोजन आयन सक्रियता, H+ आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन की सक्रियता यानी एक्टिविटी या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत OH आयनों की व्युत्क्रम सक्रियता का लघु गुणक POH होता है। जैसे माइनस log H होता है ना, तो ये OH क्या है अपना, पहले से माइनस है, तो ये हो जाएगा POH। क्या हो जाएगा, POH। जब इसको प्लस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, POH बराबर 1/OH, 1/OH। और OH सांद्रण POH स्केल से नापा जाता है। वो तो H मतलब जो pH स्केल है उससे नापेंगे, H की भी OH की भी। pH तथा POH का योग हमेशा कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14। जब pH अधिक होता है तो POH उसी क्रम में कम होता है, और जब POH ज़्यादा होता है तो H कम होता है। दोनों का योग मिलकर के 14 होना चाहिए, H और POH का दोनों का योग मिलकर कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। अभी देखो हम देखते हैं ये कि अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों की नॉर्मेलिटी का pH और POH में क्या संबंध है। ये pH तो है अपनी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब H आयन की सांद्रता अगर 1 है, H आयन की सांद्रता अगर 1 है, तो POH की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, POH की, वो होगी आपकी अभी अपन ने की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पॉइंट के बाद 13 जीरो, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 13, पॉइंट के बाद 13 जीरो हैं और 1, तो ये 14 अंक हो गए। इधर है 1। अगर एसिडिक H+ आयन का मान 1 है तो इसका आएगा पॉइंट के बाद 13 जीरो और 1, और दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। फिर है अगर इधर 0.1 है तो इधर कितने रहेंगे पॉइंट के बाद में, 12, तो 0 और 1 यानी टोटल 13। यहाँ पॉइंट लग गया, अब इधर 13 हो जाएगा, तब ये कहलाएगा 13। अगर इधर 0.01 है तो ये रह गई हैं 12। कितनी रह गई हैं, 12। और अगर यहाँ 0.001 है, 2 इधर हो गई हैं, 3 हो गई इधर, 3, 14 के लिए 1 और 14, 1 और 13 भी 14 है ना। फिर 0.01 और 12 ये भी 14, फिर 0.001 और 11 ये भी 14, 0.001 और 10 ये भी 14, ये भी 14, 9 और 1, तो 9 1 को क्या करेंगे अब, 1 2 3 4, तो पॉइंट से पहले 4 जीरो और 1 ये संख्या हो गई 5, और इधर रही हैं 9 टोटल, 9 में से 1 तो 1 और बाकी 8 ये संख्याएं। तो इस पूरी स्केल को अगर हम देखें तो सब में यही है कि जो इसका मान 1 है यहाँ अधिकतम,
और वो मान इसका लास्ट होगा यहाँ, और जो यहाँ अधिकतम मान इसका है एच आयन का वो यहाँ पी ओ एच का। तो दोनों का योग क्या होता रहेगा, 14, 13, 11, 12, 10, 9, 4, 7, 8, 6, 5, 0 तक आ जाएंगे अपन ये संख्या कम करते करते। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों की नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब है एन का पीएच और पीओएच। पीएच तो है एच आयन की और पीओएच है ओ एच आयन की, एच और ओ एच आयन की। ये तो एच आयन की और ये ओ एच आयन की क्या है, नॉर्मेलिटी। अब है ये थोड़ा सा देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बता देंगे। अब अगला है स्केल के द्वारा। अच्छा इसमें है थोड़ा इधर, ये अपना हो गया था पीएच बराबर पीओएच, दोनों का योग कितना हो जाएगा 14। तो जब पीएच अधिक होता है तो पीओएच उसी क्रम में कम हो जाएगा, और ये संबंध हमने तालिका में देख लिया, पीएच और पीओएच। पीएच मृदा का अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण है, इससे मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता हम माप सकते हैं। इसका मापन पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पीएच स्केल के द्वारा। और पीएच स्केल के द्वारा 0 से लेके 14 तक रीडिंग होती है, जिसमें 7 नंबर जो बिंदु है वो उदासीन होता है। कैसा होता है, 7 नंबर उदासीन। तो जैसे ये बीचों बीच आएगा 7 नंबर। पीएच स्केल में पीएच 0, पीएच बराबर 0 सक्रिय अम्लता की अधिकतम सीमा है, तथा पीएच 14 है वो क्षारीयता की अधिकतम सीमा है। यानी पीएच 0 है इसका मतलब ज़्यादा अम्लीय है, और पीएच 14 है इसका मतलब ज़्यादा क्षारीय है। उदासीनता पीएच और पीओएच, पीएच बराबर है किसके, पीओएच के, और वो होता है बीच का बिंदु। यानी जैसे अपन 0 से 14 चलें, 0 से 14 चलते हैं तो यहाँ जो बीचों बीच का बिंदु है वो कितना होगा, 7 होगा। अब अगर हम यूँ करें कि इधर हमारा स्केल था और उस स्केल पे हम बढ़ें, किधर, इधर बढ़ें, इधर, तो इधर क्या बढ़ती जाएगी, क्षारीयता, और इधर क्या बढ़ता जाएगा, अम्लता, इधर अम्लता बढ़ती जाएगी। तो जब मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन में एच आयन की सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से अधिक होती है। फलस्वरूप मृदा कैसी होती है, अम्लीय होती है। मृदा कैसी होगी इस समय, अम्लीय। और क्षारीय मृदा विलयन में OH आयन की सांद्रता H आयन की सांद्रता से अधिक होती है। तो मृदा विलयन में H आयन और OH आयन, H आयन और OH आयन की मात्राएं समान होने पर मृदा उदासीन होती है। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आसुत जल है डिस्टिल वाटर, यानी बारिश का पानी जिसमें लवणों की संख्या बहुत कम, नगण्य के बराबर हो, उसको कहेंगे हम डिस्टिल वाटर, और वो है पीएच 7 यानी उदासीन। पीएच स्केल लघुगुणकीय स्केल है, न कि अंकगणितीय, इसलिए पीएच इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता से 10 गुना अंतर के बराबर होता है। अब देखो आगे दे रखा है कि पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 में एच आयन की सांद्रता 10 गुना अधिक है, अर्थात उसमें 0.00001 सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित हैं। इस तरह पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 10 गुना अधिक अम्लीय है। इसी प्रकार एक पॉइंट का अंतर, मतलब पीएच 6 की अपेक्षा पीएच 5 में एच आयन की सांद्रता 10 गुना अधिक होती है। इस प्रकार निरंतर कम होने पर अम्लीयता बढ़ती जाएगी। क्या होगा, अम्लीयता बढ़ती जाएगी।
अब है हाइड्रस 5.8 हाइड्रस ऑक्साइड क्ले। अच्छा, ये यही है अभी, ये पीएच स्केल का हो गया आपका, पीएच स्केल ये। तो कोलाइडी जटिल के विनिमय भस्म और अधिशोषित हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के आपेक्षिक अनुपातों को प्रतिशत बेस संतृप्ति से दर्शाया गया। यहाँ पे ये बताया है इसमें कि अम्लीयता कौन सी है, क्षारीयता कौन सी है, उदासीन कौन सा है। तो कम बेस संतृप्त प्रतिशतता पर अम्लता अधिक होगी और 100 के लगभग बेस संतृप्ति पर प्रतिशतता का अर्थ है उदासीनता या क्षारकता, उदासीनता या क्षारकता। अभी आगे हम बाद में करेंगे, पहले है मिशेल की प्रकृति। और मिशेल की प्रकृति पढ़ ले थोड़ी सी। मिशेल की प्रकृति, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं ढंग से। मिशेल की प्रकृति, मिशेल की प्रकृति में है समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कोलाइड्स के पीएच का मान अलग अलग होता है। विभिन्न कोलाइड पदार्थों की मृदा विलयन को एचाइन देने की क्षमता भी अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए बेस संतृप्ति की स्थितियां कम होने पर भी कार्बनिक जटिल पर्याप्त प्रबल अम्ल विनिमय स्थितियां होने के कारण बहुत कम पीएच मान देते हैं। इसके विपरीत आयरन और एल्यूमिनियम है या हाइड्रस ऑक्साइड से, हाइड्रस ऑक्साइड का मतलब OH से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन अपेक्षाकृत कम होता है। मृदाओं में इस प्रकार के कोलाइड की प्रधानता होने के कारण दिए गए बेस संतृप्ति पर अपेक्षाकृत अधिक पीएच होगा। सिलिकेट क्ले से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन ह्यूमस और हाइड्रोक्साइड के मध्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। विभिन्न प्रकार की क्ले वियोजन मात्रा भी अलग अलग होती है क्ले की भी। जैसे सिलिकेट क्ले में अपना था मोंटी मेरिलोनाइट क्ले सबसे अधिक तथा कैलियोनाइट का सबसे कम वियोजन होता है। इसलिए 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट क्ले का मान 5.2 से लेकर 5.8 तक होता है। और हाइड्रस ऑक्साइड क्ले का पीएच है वो 6 से लेकर 7 तक होता है। कार्बनिक कोलाइड का पीएच है वो 4.4 से 5 तक होता है। अब है अधिशोषित भस्मों के प्रकार क्या हैं। कोलाइडी जटिल में उपस्थित विशेष अधिशोषित भस्मों की तुलनात्मक मात्रा का भी मृदा पीएच पर प्रभाव पड़ता है। सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से संतृप्त मृदाओं के पीएच से ज़्यादा होता है। सोडियम से संतृप्त अगर कोई मृदा है तो उसका पीएच मान अधिक होगा बजाय कैल्शियम और मैग्नीशियम के। इसी प्रकार यदि प्रतिशत बेस संतृप्त 90 है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम का अनुपात यदि एक समय 10:3:1:1 अथवा दूसरे समय 5:1:1:9 है तो पहले में पीएच निश्चित रूप से कम होगा। पहले में पीएच कम है क्योंकि एक बार ज़्यादा फिर बहुत कम कम है। यहाँ एक बार ज़्यादा फिर कम कम फिर ज़्यादा, तो यहाँ ज़्यादा होगा और पहले में कम होगा। अब है मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन क्या क्या होते हैं। मृदा की पीएच में मुख्य परिवर्तन क्या क्या होते हैं तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।